सप्ताह की ग्रीटिंग के लिए रोटेन राहुल खटेवाल से निवेदन करूँ। धन्यवाद विजय भाई। हेलो, आ रही है। धन्यवाद विजय भाई। 29 अगस्त को आर्किटेक्ट पंकज अग्रवाल ने अपना जन्मदिन मनाया। 1 सितंबर को रोटेरियन अमन जुनेजा ने अपना जन्मदिन मनाया। 2 सितंबर को रोटेरियन कमल जहांगीर ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। 3 सितंबर रोटेरियन पास्ट प्रेसिडेंट सुनील अग्रवाल ने अपना जन्मदिन मनाया है। और उसी दिन 3 सितंबर को रोटेरियन संकेत धानोगा ने भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। मैं अपनी तरफ से और क्लब की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद विजय भाई। राहुल, कल 5 सितंबर को टीचर डे है। सभी टीचर, सभी गुरु को, आपको जन्म टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अपने क्लब में है उनको भी और जो अपने क्लब से बाहर सभी को। हो सकता है कल हम उनको टीचर को फेलिसिटेट करने जाने वाले हैं। जो भी होगा सभा को जानकारी दी जाएगी कल तो मैसेज द्वारा। गत वर्ष हमारे क्लब से 2 बच्चे IY के लिए फॉरेन गए थे और वहाँ से कुछ बच्चे अपने इंडिया में आते हैं। ये कल्चर सभी को पता है। मैं निवेदन करूँगा रोटेन देवेश भगत से कि आने वाले समय में ये जो है IY का जो कार्य प्रोग्राम है ये होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसकी क्या क्या रूल्स है और क्या पोजीशन रहेगी। रोटेन देवेश भगत से निवेदन करूँगा। धन्यवाद प्रेसिडेंट महोदय और साथ ही सेक्रेटरी महोदय, दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा। इतने अच्छे विषय पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं सबसे पहले इसके बारे में बताने से पहले एक अच्छी खुशखबरी देना चाहूँगा कि रोटरी इंग्लिश स्कूल के लिए हमने सभी से अपील किए थे बच्चों का पालकत्व लेने के लिए। तो मैं जिन रोटरियों ने अभी तक के दिया है, ऐसे 17 रोटरी मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक के हमें डोनेशन के लिए कबूल कर फाइनल किया है। और 25 बच्चों का हमारा टारगेट था, तो 8 बच्चे बाकी थे। तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारे प्रेसिडेंट रोटरियन विजय शर्मा, इन्होंने ये 8 बच्चे दत्तक लिए हैं। तो हमारा जो टारगेट था पूरे 25 बच्चों का वो पूर्ण हुआ है। तो मैं क्लब की ओर से सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रेसिडेंट महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। सभी को पता ही है कि रोटरी यूथ एक्सचेंज में हमारे क्लब से लास्ट ईयर 2 बच्चे गए थे, एक अनुश्री और एक मुकुंद। तो ये प्रोग्राम बहुत सुंदर है। रोटरी इंटरनेशनल के माध्यम से ये प्रोग्राम का जो है रोटरी इंटरनेशनल बहुत बड़े पैमाने पर लेती है और इसको बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये हजारों बच्चों इसमें जाते हैं, लगभग 100 कंट्री इसमें हिस्सा लेती है। तो मैं बताना चाहूँगा इसमें कि रोटरी इंटरनेशनल का जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है, इसमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और लाइफ लाइन फ्रेंडशिप को बहुत बड़ी मान्यता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप उस देश की भाषा, कल्चर का अनुभव लेते हैं जिसका उन्हें आजीवन साथ रहता है। साथ ही बच्चे को कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सुंदर तरीके से बढ़ जाती है, इसका अनुभव मैं खुद ले रहा हूँ। मैं इसी में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है ये रियल में बहुत सुंदर है, जिसमें हमने हमारे बच्चों को जरूर जोड़ना चाहिए। आपको बताते हुए खुशी होती है कि 1997 में, यानी आज से लगभग 90 साल पहले एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, जो यूरोपियन देश में पहली बार लिया गया था। उसके बाद में 1939 में 2 देशों के बीच में पहली बार लिया गया था, जो है कैलिफोर्निया और लैटिन अमेरिका के बीच में। और रोटरी इंटरनेशनल ने 1972 में इसको मान्यता दी है। लगभग 9000 बच्चे हर साल इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, जो इस देश से उस देश में जाते हैं। 100 देश इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें जो पार्टिसिपेट्स होते हैं वो रोटरी परिवार से हो सकते हैं या नॉन रोटरी परिवार भी हो सकते हैं।
क्वालिफिकेशन के बारे में इसमें बताना चाहूंगा कि वह बच्चे का एजुकेशन हुआ होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, वो जब जो देश में जा रहा है वहाँ विलिंगली वो सभी से बात कर सके। ये सब चीजें जो है वो रोटरी डिस्ट्रिक्ट हमारा इंटरव्यू लेके उसमें पार्टिसिपेट होने वाले बच्चों को बुलाता है और उनका पूरा ट्रेनिंग इंटरव्यू लेकर फिर उस पर उसका सिलेक्शन होता है। इसमें 3 टाइप का प्रोग्राम बनता है एक्सचेंज में। एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है और एक न्यू जनरेशन सर्विस एक्सचेंज होता है। लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम है वो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए होता है, जिसमें 2 से 3 फैमिली होस्ट करती है और 1 साल आपको वहाँ स्कूल में जाकर एडमिशन लेना होता है और 1 साल का एजुकेशन वहाँ आपको उसमें जुड़ना होता है। और जो होस्ट फैमिली होती है वो बिल्कुल पारिवारिक माहौल के साथ आपको उसमें जोड़ते हैं और आपके साथ पूरा घर जैसा वातावरण में कार्य होता है। इसमें बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो होस्ट फैमिली वहाँ होस्ट करती है उसमें रहने का खर्चा, खाने का खर्चा सब वही परिवार करता है और एजुकेशन भी हमें वहाँ फ्री रहता है। और वहाँ का जो लोकल क्लब रहता है वो लगभग $75 से 150 रुपए तक के अपने को हर महीने पॉकेट मनी देते हैं। तो मुकुंद जो था उसको 80 यूरो हर महीने मिलते थे पॉकेट मनी। तो इस तरीके से उनका बहुत सुंदर है। और ट्रैवलिंग प्लान, लर्निंग प्लान, कल्चरल ये बहुत सुंदर तरीके से मिलता है। शॉर्ट टर्म जो एक्सचेंज है इसमें 15 से 18 की एज है, लेकिन इसमें 4 से 6 हफ्ते आप उसमें जा सकते हैं। इसमें स्कूल एडमिशन्स वगैरह नहीं ले सकते हैं, लेकिन होस्ट फैमिली उसमें रहती है, आप वहाँ के कल्चर को जान सकते हैं ये शॉर्ट पीरियड टर्म्स में। इसमें भी काफी बच्चे हर साल जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर 19 बच्चे हमारे गए थे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में और 12 बच्चे गए थे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में। शॉर्ट टर्म के बेनिफिट्स मैंने आपको अभी शेयर किए ही है। न्यू जनरेशन सर्विस इसमें 18 से 30 साल के एज के बच्चे जा सकते हैं और 4 से 3 महीने तक का ये प्रोग्राम होता है। तो इसमें हम लोग अभी शायद नहीं जुड़े हैं या उतने तरीके से नहीं काम हो रहा है इस पर। मैं बताना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट 3030 जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने इन देशों के साथ में टाइप किया है या इन देशों के साथ में एक्सचेंज का इनका बहुत सुंदर तरीके से गत सालों से कार्य चल रहा है, जिसमें यूएसए, कनाडा, स्पेन और यूरोपियन देश ऐसे सब इसमें बहुत अच्छे से हो रहा है। पिछले साल फ्रांस में 5 बच्चे गए थे, यूएसए और कनाडा में लगभग 6 से 7 बच्चे गए थे। तो बहुत सुंदर तरीके से इसमें प्रोग्राम के रूल्स और गाइडलाइंस में इतना सुंदर अनुभव है वहाँ का। मैं आपको बताना चाहूंगा जो वहाँ के लोकल क्लब रहते हैं या होस्ट फैमिली रहती है, मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। मुकुंद यहाँ था, जैसा वहाँ के जो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो भी थी अचानक ही, तो आपको बताऊंगा मैं वो जो होस्ट फैमिली थी वो 500 किलोमीटर बाय रोड इन्हें 5 घंटे में लेने को पहुंच गए और मुकुंद को लेकर बाय रोड वापस गए। म्हणजे कितना सुंदर तरीके से अपन म्हणजे सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से वो तुरंत निर्णय लेकर पहुंच के और खुद लेने को पहुंच जाए करके। तो इस तरीके से प्रोग्राम का ये होता है। सेफ्टी के बारे में बताऊंगा कि भाई आपको कोई भी म्हणजे जो जहां आप रह रहे हैं वहां से किसी भी देश में या कोई भी देश देश बोल रहा हूँ, किसी भी शहर में अगर जाना है तो बाकायदा वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहते हैं उनसे तुमको राइटिंग में परमिशन लेना होता है कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, इतने समय के लिए जा रहा हूँ, 1 दिन के लिए जा रहा हूँ, 4 घंटे के लिए जा रहा हूँ, जो भी है उसकी पूरी परमिशन लेकर ही कार्य होता है और पूरे क्लब को और उनको पूरी जानकारी देकर ही वो साथ में जुड़ते हैं। फाइनेंशियल मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो जब एप्लीकेशन हम करते हैं तो 5,000 रुपए एप्लीकेशन फी लगती है और जो हमारे बदले में इनबाउंड स्टूडेंट वहां से आता है उसका ये जो खर्च होता है उसके लिए हमें 60,000 रुपए देना होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हम 10,000 रुपए देते हैं और रिटर्न एयर टिकट, वीजा, पासपोर्ट, ये जो कुछ है इंश्योरेंस वगैरह, ये पूरा खर्चा हमें उठाना होता है। और जो गिफ्ट वगैरह है, जैसा भी मुकुंद गया था तो जैसा फर्स्ट फैमिली के यहाँ 3 महीने रहने वाला था तो यहाँ से उनके लिए कुर्ते पायजामे, लेडीज के लिए हेयर रिंग्स वगैरह लेके गया था। तो उन लोगों ने बहुत खुश हुए थे ये सब गिफ्ट आइटम से और घर में कुछ लाइट्स वगैरह के डेकोरेटिव लेकर गए थे। तो इस तरीके से गिफ्ट आइटम लेकर गए थे। शॉर्ट टर्म में भी 5,000 फी है, इनबाउंड स्टूडेंट के लिए 20,000 रुपये खर्चा है और बाकी जो है प्रोसीजर वो बाकी उसी तरीके से है। शॉर्ट टर्म लगभग 1 साल का होता है और ये मैंने आपको बताया है। इसका पीरियड जो है अभी इस साल का जो आया हुआ है लॉकडाउन की वजह से
30 नवंबर तक के हमें एप्लीकेशन करना है, इसमें पार्टिसिपेट को जोड़ना है। अप्लाई करने के लिए प्रफुल्ल भाई ने इसमें बहुत सुंदर तरीके से काम किया है। जब भी हमें हमारे बच्चे को किसी को भी उसमें जुड़ना है तो बहुत सुंदर तरीके से हम सब जुड़कर आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं, और सारे ही अपने है टीम उसमें काम करने के लिए। मैं ये बताना चाहूंगा, इसमें जो देश है, यूरोपियन देश, लगभग 9000 बच्चे जाते हैं, तो उसमें 40% हिस्सा यूरोपियन देश का है। म्हणजे 9 चौक 3600 बच्चे वो लोग कहीं भेजते हैं दूसरी कंट्री में या उनके देश में आते हैं। वैसे ही यूके और कनाडा, यूएस और कनाडा है जिनकी सेकंड पोजीशन पे 32% उनके बच्चे एक्सचेंज होते हैं। और जो सबसे बड़ी एशियन कंट्री है जिसमें लोक संख्या बोलो, आबादी बोलो, सबसे ज्यादा है, उनका हिस्सा मात्र 5% है। म्हणजे 9,000 बच्चों के सामने हम लोग एशियन कंट्री से मात्र 500 बच्चे एक्सचेंज कर, तो हम लोग इस मामले में, इस प्रोग्राम में एशियन कंट्री बहुत पीछे है। तो इसमें हमने सही में पार्टिसिपेट होना चाहिए। इतना सुंदर अनुभव हमें आया, मुकुंद का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है और जो उसका विचारधारा बदली है, जो चेंज हमने इसमें अनुभव किया है, और अनुश्री के साथ में भी, या अनुश्री के फादर बोलो, परिवार बोलो, उनसे भी बात होती है, तो रियल में बहुत बड़ा चेंज इसमें आया है। और मैं साथ में आपको बताना चाहूंगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पीडीजी बोलो या जो डिस्ट्रिक्ट में बड़े लीडर्स है, उनके भी बच्चे गए हुए, मैंने सभी से अनुभव लिया था और शेयरिंग किया था। प्रकाश से हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे उनको, उन्होंने अभी रोटरी में नहीं है। मैंने वो आईएम हुए हुए अहमदाबाद से, उनसे जब मैंने पूछा था कि भाई मैं मेरे बच्चे को भेजना चाहता हूँ, तो बोले देवेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा लड़का भी इसमें जाके आया और उसका इतने बेनिफिट्स हमें, उसका कॉन्फिडेंस और इसका लाइफ इतना सुंदर होगा, बोले मैं आपको क्या बताऊं। तो आपने ये मिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल 100% बच्चे को भेजना चाहिए। हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर किशोर केडिया, उनकी दोनों बच्चियां जाके आई, राजू शर्मा है, उनकी लड़की जाके आई, उसके बाद में महेश मोकलकर है, उनका लड़का जाके आया। तो ऐसे मैं कई नाम गिना सकता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स है जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा है, और उनके अनुभव भी काफी अच्छे रहे। तो हमने भी हमारे क्लब से और हिम्मत करना चाहिए, और जो भी बच्चे इसमें है वो पोजीशन के 15 से 18 साल के, उन्हें जरूर भेजना चाहिए और इसका साथ में जुड़ना चाहिए, इसका अनुभव लेना चाहिए। तो किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई जानकारी लेना चाहता हो तो जरूर पूछिए। ये साल कब चालू होगा? 30 नवंबर तक के अपने को एप्लीकेशन देना है, और जो भी उसमें जुड़ना चाहेगा तो अपन बात करके उसमें अगला उनको सब प्रोग्राम दे सकते हैं। जो लॉन्ग टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए, दोनों ही प्रोग्राम साथ में चलते हैं। धन्यवाद भैया। और किसी के कोई सवाल कोई पूछना चाहते हो तो ठीक है ना, उसके बाद में भी मुझे किसी को पर्सनली पूछना है तो बाद में भी बात करके पूछ सकते हैं, मैं उन्हें उसको उस बारे में जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और हमने इसके पहले भी अनुश्री और मुकुंद की जब अनुभव शेयर किए थे, उन्होंने जब हमने सुने थे तो हमारे को बहुत अच्छा लगा था और बहुत खुशी हुई थी। जो उनके अनुभव है वो सभी बहुत ही हैप्पीनेस है, और उनके अनुभव भी बहुत सुंदर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जैसा भी होगा वो समझेंगे। कोविड-19 ये जो शब्द है, ये आज बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जन्म से लेकर किसी भी बच्चे से या किसी भी एज के आदमी से, मेल से, फीमेल से, ये छुपा नहीं है कि कोविड-19 क्या है। आज आप किसी को भी पूछेंगे तो कोविड-19 बारे में सब कुछ आपको जानकारी दे देगा। इसी में हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं, उसकी बहुत अथक मेहनत और अथक कोशिश है हर चीज़ के लिए। डॉक्टर्स लोग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन कोविड-19 में उनकी जो काम रहा वो सही में बहुत तारीफ लायक रहा। और हमारे खामगांव की भी पूरी जो डॉक्टर्स है, जो छोटे बड़े जो भी डॉक्टर्स हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। आज भी हमारे बीच में जो डॉक्टर्स लोग हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे की लिए मैं अमित कोसवाल और मोनिका भाभी से निवेदन करता हूँ ये सभा को जानकारी। Thank you, Vijay Bhaiya, President. Am I audible? हाँ भाभी, आ रहे हैं। Good evening, friends. Myself, Rotarian Monica Jhunjhunwala, and co-host Rotarian Dr. Amit Oswal, welcomes you all in this panel discussion on COVID-19. Firstly, we would like to thank President Rotarian Vijay Sharma and Secretary Rotarian Rahul Khandelwal for giving us this opportunity to coordinate today's panel discussion.
The initiative taken by Rotary Club of Khamgaon to those views on awareness towards the global pandemic we are facing is really appreciable, and I feel a great pleasure to share this platform with honorable doctors. कोविड-19, जिसे पूरी दुनिया कोरोना वायरस के नाम से जानती है, इस कोरोना वायरस से हम लगभग 6 महीनों से जूझ रहे हैं और इसने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा दी है। इस कोरोना ने सभी इंसानों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक वो जो कोरोना के कारण बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं और दूसरे वो जो कोरोना के बावजूद नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। पर मजे की बात ये है कि दोनों ही अपने आप को सही मानते हैं। आज की इस परिचर्चा में हम कोरोना के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे स्वस्थ व सेफ रह सकते हैं। हमारे बीच उपस्थित है हमारी अपनी रोटरी फैमिली के डॉक्टर्स, रोटेरियन डॉक्टर पंकज मंत्री, रोटेरियन डॉक्टर गौरव गोयनका और रोटेरियन डॉक्टर आनंद राठी। वेलकम यू ऑल सर। सबसे पहले सभी डॉक्टर्स का हम परिचय सुनेंगे, फिर वे सभी कोरोना पे अपने ओपनिंग रिमार्क्स देंगे और उसके बाद सभी मेंबर्स द्वारा आए हुए सवालों पर हम चर्चा करेंगे। सो रोटेरियन अमित ओसवाल से अनुरोध है कि वे सभी डॉक्टर्स का परिचय कराएं। Thank you, Monica Babiji, and good evening to all. We have 3 guests today: Dr. Pankaj Mantri, Dr. Gaurav Goenka, and Dr. Anand Rathi. As they are well known and famous practitioner in Khamgaon, I will introduce them briefly. Dr. Pankaj Mantri, he is MBBS, MD, General Medicine, practicing since 22 years in Khamgaon. He was youngest president of IMA Khamgaon. He is director of Silver City Multispeciality Hospital, Khamgaon. Dr. Gaurav Goenka, he is MBBS and MS General Surgery, practicing since 8 years in Khamgaon, and also director of Silver City Multispeciality Hospital, Khamgaon. Dr. Anand Rathi, MBBS, DNB Family Medicine, practicing since 4 years at Khamgaon and director of Silver City Multispeciality Hospital, Khamgaon. I am very proud to say all doctors are part of our Rotary family. As we move on to our question answer session, may I request Dr. Pankaj Mantri sir for brief opening remarks on COVID-19 in 2 minutes. Over to you, sir. Pankaj sir. अनम्यूट करिए सर। अब मैं अनम्यूट हो गया हूँ। मैं ऑडिबल हूँ? यस सर। सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूँ सारे उपस्थित हमारे जूम पर उपस्थित सारे रोटरियंस का, और साथ ही अभिनंदन भी करता हूँ अपने रोटरी क्लब खमगांव का कि जिन्होंने इतने भागादौड़ी के समय में भी ये कोरोना वायरस जिसका प्रकोप सब जन झेल रहे उसके ऊपर एक परिचर्चा का आयोजन किया है, और इसमें मुझे बुलाकर मुझे अनुरोध किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका में कि हम लोग ये पिछले 8 महीने हो गए लगभग, दिसंबर के एंड में हमने पहली बार एक केस जाना था और 10 जनवरी को ये पहला केस बाकायदा WHO की ओर से रजिस्टर्ड हुआ था। तो ये कोरोना वायरस तब से अभी तक के ऑलमोस्ट 8 महीने पूरे हो गए हैं। हम लोग इसके बारे में जब भी बात करेंगे तो ये बताएंगे कि हम लोग पहले इसके बारे में टोटली अनभिज्ञ थे, हम एक भी बात जानते नहीं थे कोरोना वायरस के बारे में। स्पेशली ये जो वेराइटी थी कोविड-19, ये जो नाम पड़ा है, एक ये सार्स करके ग्रुप है वायरसेस का। तो ये सार्स ग्रुप में का ही एक बीटा फैमिली का वायरस का नाम कोरोना वायरस है। लेकिन इसका जो प्रकोप हुआ तो इसका नामकरण करना था शुरू में, तो नामकरण काफी बदलते गए इसके। शुरू में चाइना वायरस रहा, फिर उसके बाद में कोविड-19 बना, और अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब इसका नामकरण हो गया है, इट इज एक्यूट मैनेजेबल इम्यूनोथ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी डिसीज एंड हैविंग पोस्ट वायरल फेज आल्सो। मतलब इसका काफी डेफिनेशन अभी चेंज हो गया है। इसके नाम में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि ये हमारे साथ में क्या क्या खिलवाड़ कर सकता है। अब इसके बारे में कई बार ऐसे भी चर्चा हुई कि ये बनाया गया वायरस है, शायद ये होममेड या चाइना मेड वायरस है,
जो कि चाइना वाले जानते थे खुद ही बनाने के वक्त में, और उसके बाद उनके पास में तोड़ भी था। अभी बातें कितनी सच है मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन एक बात पक्की है कि जो भी ये वायरस हम झेल रहे हैं ये काफी डेडली वायरस है। जो लोग मोनिका ने बताया कि 2 हिस्सों में बट चुके हैं, कि जो समझते हैं कि वायरस नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये केवल एक खेल रचा गया है सरकार की ओर से या फिर डॉक्टरों की ओर से, और लोगों को ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता है, और जिनके घर में डेथ हुई है ना, उन लोगों को जाके पूछना, या अभी हमारे मेरे ख्याल से कुछ हमारे मेंबर्स भी इसमें से जा चुके हैं जिनके घरों में ऑलरेडी कुछ केसेस हो गई है, या कुछ हमारे मेंबर्स भी उसमें इन्वॉल्व हुए थे। आप उनसे भी जानकारी ले लो कि इतना आसान नहीं था ये लड़ाई करना। तो डेफिनेटली ये हमारे पास में जो जानकारी है ये काफी भयावह है, और हमको चाहिए कि पहले हम इसके बारे में जानकारी रखें, अच्छे से जान ले ये वायरस कौन है, कैसे काम करता है और कैसे अफेक्ट करता है। तो इसके बारे में जो डर है ना, वो डर भी निकल जाएगा। तो जानकारी लेना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आज का ये जो सेशन है मेरे ख्याल से हम लोग जानकारी ले पाएंगे। मेरी ओर से इतना ही शुरुआत में, बाकी आनंद और गौरव क्या बोलते देखते हैं। Thank you, sir. Now I request Dr. Gaurav Goenka for his opening remarks. Thank you, Dr. Amit Oswal. Am I audible to everyone? Yes, sir. Hello. Yeah. Thank you, Dr. Amit Oswal. First of all, thank to Rotary family to giving us opportunity for presenting our COVID information or sharing our COVID information with you all people. मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है आज के पैंडेमिक सिचुएशन में, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। लोगों के मन में कोरोना वायरस को लेके जो पहले डर था, वो अभी डर डेफिनेटली धीरे धीरे कम होने चालू हो गया है। इसके कारण भी लोग घर से बाहर निकलना चालू हो गए, नो डाउट, बट ये डर बना रहना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग इसको लाइटली ले रहे हैं वो उतना लाइटली नहीं है। डेफिनेटली अभी कोरोना के केसेस अपने खामगांव में ही काफी इंक्रीज होने गए हैं। अभी आज की तारीख में ही काफी पेशेंट जो है जो कोरोना के से प्रभावित है वो आ रहे हैं, बट लोग उसको पता नहीं क्यों लाइटली लेके जो प्रिकॉशन कुछ महीने पहले ले रहे थे वो सब प्रिकॉशन छोड़ चुके हैं। बाकी हम सब पैनल डिस्कशन में आगे डिस्कस करेंगे। मैं आनंद की तरफ फॉरवर्ड करता हूँ for his opening remarks. Thank you, Dr. Gaurav. Now I request Dr. Anand Rathi for his opening remarks. Unmute. Unmute. Anand, unmute. Am I audible? Yeah. Am I audible? Yes, yes. बिल्कुल. Thank you, Dr. Amit Oswal sir. Thank you, Mantri sir and Goenka sir for giving brief regarding COVID-19. Already मंत्री सर ने काफी अच्छी तरीके से हमें एक ब्रीफ आइडिया दी है कि ये वायरस का ओरिजिन कहाँ से है और ये कैसे हो रहा है इंडिया में। गोयनका सर ने हमको बताया लॉकडाउन का, तो उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि काफी केसेस बढ़ गए हैं। तो जस्ट इन ब्रीफ मैं बताना चाहूंगा कि नाउ वी हैव रीच्ड टू 40 लाख केसेस। हम लगभग 40 लाख केसेस के आसपास पहुंच गए हैं। ये कि बड़ा ह्यूज नंबर है, और अगर इसी तरीके से हमारा अनलॉक जो जिस तरीके से लोग प्रिकॉशंस के बिना घूम रहे हैं, तो हम लोगों को डर है सारे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में कि ये नियर फ्यूचर में शायद और फेटल हो सकता है, क्योंकि जो सिनेरियो लास्ट मंथ था उससे कहीं ज्यादा केसेस हम दिल्ली में देख रहे हैं, और फैटेलिटी केस भी बढ़ गए, सीवियरिटी बढ़ रही है, लेकिन लोगों का जो प्रिकॉशन लेने का तरीका है वो चेंज हो गया है। नाउ दे आर नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज नहीं कर रहे हैं, और इसके कारण डे बाय डे जो जिनमें नहीं था वो, जैसे अभी तक जो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ओल्ड एज है, या जो काफी प्रिकॉशन ले रहे थे, डायबिटिक्स है, या जिनको हार्ट डिसीजेस है, वो काफी प्रिकॉशन के साथ रह रहे थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया, वो भले ही घर के अंदर है, लेकिन बाहर से जब हम लोग उनको मिलते हैं तो उनका रिस्क बढ़ रहा है और वो प्रेजेंट हो रहे हैं कोविड के साथ।
वही मंत्री सर, सिम्टोमेटोलॉजी और ये सब चीजें अभी डिस्कस करना है या वी विल डिस्कस? नहीं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर में सब आ नहीं, जाएगा। क्वेश्चन आंसर नहीं। यस सर। Okay. So Amit Oswal sir and Jhunjhunwala madam, I think we should proceed further for question answer session without wasting much time. थैंक यू आनंद सर। और अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, हमने दोनों वर्ड्स बहुत सुने हैं, कोरोना एंड कोविड-19, तो ये दोनों में क्या फर्क है? मैं बताऊँ इसके बारे में? मोनिका, एक्चुअली ये कोरोना शब्द जो है ना, ये एक कोरोना नाम के वायरस की फैमिली है और उसके कई सारे फिर जीनोम्स होते हैं। तो उसमें का एक जो सार्स नाम का एक जीनोम है, उसके ये पार्ट है। उसमें भी एक बीटा करके उसका एक वैरायटी है, उस बीटा वैरायटी में से ही ये आया है। तो इसका नाम कोविड-19 जो डाला गया था शुरू में, मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो ये अभी भी हमारे में प्रचलित नाम यही है, कोविड-19 ही चल रहा है सब तरफ, सारे न्यूज चैनल्स पे लेके तो न्यूज़पेपर्स में सब में यही चल रहा है। बट साइंटिफिकली अगर बात करो तो WHO की ओर से और IMA इंडिया की ओर से जो वर्ड आ रहा है अभी सामने, वो एक्यूट मैनेजेबल इम्यूनोथ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी डिसीज एंड पोस्ट वायरल फेज, ऐसे करके शब्द उन्होंने डाला है। तो ये बात एक ही है, कोविड-19 बोल लो उसको या फिर उसको कोरोना वायरस बोल लो, एक ही शब्द है, वो कोई अंतर नहीं। ओके सर, आमतौर पे कोरोना वायरस इन्फेक्शन कैसे होता है? वैसे हम सभी जानते हैं, पर आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिए। मेनली ये जैसे प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसीज है, इसीलिए मतलब जो ये पहले इसका जो हमने नाम देखा है कि इट इज कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो ये रेस्पिरेटरी रूट यानी अपने श्वास नलिका से मेनली स्प्रेड होने वाला डिसीज है। और हमने देखा है कि इसमें जो है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, यानी जैसे हम लोग छींकते हैं, हम लोग खांसते हैं, तो हमारे जो शरीर से जो एक पानी के साथ कुछ अंदर के अगर वायरस होंगे वो निकलते हैं, तो उसको ड्रॉपलेट फॉर्मेशन बोलते हैं। तो मेनली इसका मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। तो ये एक से दूसरे से फैल सकता है, यानी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इवन फ्रॉम मतलब ये है नॉन लिविंग थिंग्स से भी फैल सकता है, बिकॉज देखा गया है कि फॉर सम ड्यूरेशन ये हमारे वातावरण में भी रहता है। हम जो चीजें यूज करते हैं, हम जब डोर नॉब खोलते हैं, तो ये इस तरीके से भी जो है वो फैलता है। और उसके बाद में जैसे इन शॉर्ट जैसे बताना चाहूंगा कि बॉडी में जब ये वायरस जाता है तो एक फ्लू लाइक सिंड्रोम ये क्रिएट करता है। तो उससे एक मलेज, बॉडी एक, सर्दी, खांसी, इस तरीके के प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, और उसके बाद में फिर फर्दर उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मेनली यही रूट है ट्रांसमिशन का। ओके सर, थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, ये जो वायरस है ना, ये इसको हमारे नाक और नाक के पीछे का जो एरिया है, नेजोफेरिंक्स बोलते हैं जिसको हम लोग, मेरे गले का ऊपरी हिस्सा जो नाक से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में इसको ज्यादा अट्रैक्शन है। तो ये वायरस वहां जाके जम जाता है और करीबन 5 से 7 दिन तक वहीं जमा रहता है, और वहां से फिर वो छींक के साथ में या खांसी के साथ में उड़कर सब तरफ फैल सकता है। अंदाजन 2 मीटर से 3 मीटर तक की इसकी दूरी जा सकती है। और ये कुछ सरफेस पे भी अगर जमा हो जाता है, टेबल सरफेस है या कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, आइटम्स है रखे हुए जिनके ऊपर जम जाता है सतह पर, तो ये वहां से भी हमारे हाथों के स्पर्श के द्वारा फैल सकता है। और बाद में करीब 5 से 7 के दिन बाद में वो एक नीचे उतरना शुरू करता है हमारे लंग्स के अंदर, और लंग्स में अगर जाता है तो फिर बाद में हमारे कई बार टेस्ट भी निगेटिव आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट का तरीका है वो केवल नेजोफेरिंक्स का स्वाब है। हम लोग गले में से स्वाब लेते हैं या नाक में से लेते हैं, लेकिन वो 5 से 7 दिन के बाद में निगेटिव हो जाता है। और हमको अगर पॉजिटिव टेस्ट अगर लानी है, या जो होनी चाहिए थी एक्चुअली, जो फॉल्स निगेटिव आ रही थी, उसके लिए हमको चाहिए कि हम लोग हमारे अंदर की जो सिक्रीशंस है लंग्स में के, उनको बाहर निकाले, या कफ जिसको हमारी गौरव भाषा में बोलते हैं हम, वो कफ के द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं। थैंक यू।
ओके सर। सर, इन्फेक्शन होने के बाद कितने दिनों में सिम्टम्स आते हैं और वो क्या होते हैं? देखो मीन टाइम जो है वो 5 दिन का माना जाता है, बट ये वेरी करता है 2 से 14 दिन तक। कई लोगों में ये 5 दिन तक मैक्सिमम आ ही जाता है। और सिम्टम्स कुछ नहीं है, हमको जो सर्दी खांसी बुखार के जो सिम्टम थे वही सिम्टम पाए जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कई बार डॉक्टरों में भी कि इसको क्या नाम दे। लेकिन आज के पेंडेमिक के वक्त में अगर ये सिम्टम लेके कोई आता है तो WHO की गाइडलाइन है कि सबसे पहले तो आप कोरोना वायरस के बारे में सस्पिशन रखो और उसी डायरेक्शन में सोचकर आगे बढ़ो। अब ये तो हो गया करीबन, अब मालूम पड़ गया इतने पिछले 8 महीनों की स्टडी में कि ये हार्डली 30-40% केसेस में अभी ये सिम्टम आने लग गए हैं। अब काफी सारे पेशेंट ना अटिपिकल सिम्टम लेके आ रहे हैं जो अलग हटके है, जैसे डायरिया लेके आ रहे हैं कुछ लोग जिनके अंदर ना इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है इस वायरस का तो उन लोग को डायरिया होने लगता है, नौशिया वोमिटिंग भी लेके आते हैं कई लोग। और उसके अलावा फिर रैश आने लगी है बॉडी पर, ये भी एक प्रेजेंटेशन आया है। स्किन के अंदर भी ये वायरस पाया गया है बायोप्सी के अंदर। साथ ही साथ ये टीयर्स के अंदर भी पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि आंखों से भी ये जाता है तो आंखों को भी अफेक्ट करता है। तो आनंद को पता ही होगा कि आंखों के भी काफी सारे सिम्टम लेके लोग आ रहे हैं। आंख को खुजली आना, आंख लाल हो जाना या आंख में से कुछ पानी या डिस्चार्ज आते रहना, ये भी सिम्टम आते हैं। मतलब नाक और कान वैसे भी जुड़े हुए हैं और आंख भी जुड़ी हुई है उन सभी से, तो ये सारे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो सिम्टम सब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो हमारे नॉर्मली फ्लू के या सर्दी खांसी के जो मिलते हैं ना उसी टाइप के सिम्टम मिलते हैं ज्यादातर। लेकिन अब बाकी एटिपिकल सिम्टम भी हम देखने लगे। आनंद ने बताया है कि थकान, ये थकान शब्द भी बहुत ज्यादा कॉमन अभी सुनने में आ रहा है हमको। काफी लोग हमको आए मिले जो थकान शब्द से बस इतने पर ही रुक गए, लेकिन वो थकान शब्दों को अगर डिटेल में गए तो मालूम पड़ा कि इसको कहीं ना कहीं कभी न कभी फीवर था 2-4-8 दिन में या कुछ खांसी के सिम्टम थे, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हमने अभी इन दिनों में देखे हैं और डायग्नोस करे हैं। ओके तो सर। सिम्टम्स मतलब कहीं कहीं भी वैरी करता है, कहने का मतलब यानी इवन हेडेक होना या फिर आपको पता ही है कि करीबन 27% पेशेंट्स इन दिनों में हमारे पास में लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल करके भी आए। ये बहुत कॉमन चीज आई। कई कई फैमिली में तो मैंने देखा है कि पूरे पूरे मेंबर्स वही एक सिम्टम लेके आए, उनको बाकी कोई सिम्टम ही नहीं आया। हेलो, मैं ऐड करना हाँ चाहूंगा सर, स्वीट हाँ का टेस्ट सबसे बिल्कुल। पहले जाता है। हाँ स्वीट सबसे पहले जाता है, स्वीट का टेस्ट सबसे हाँ, पहले स्वीट जाता है। और सॉल्ट ये दोनों, बिटर और सोर टेस्ट कई बार रिटेन हो जाती है, वो बच जाती है, लेकिन सॉल्ट और स्वीट ये दोनों भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो बाद में लेकिन हमने देखा है कि ये ना सिम्टोमेटिकली बाद में लोग अच्छे भी हो जाते हैं। 7-8 दिनों के अंदर ये लगभग इनके सिम्टम फिर से वापस आने शुरू हो जाते हैं। इनको टेस्ट आनी शुरू हो जाती है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता इनमें यूजुअली, और ये माइल्ड केसेस मानी जाती है। हाँ, डायरिया सबसे वर्स्ट केस मानी जाती है, सबसे ज्यादा स्प्रेड वहीं से होता है। डायरिया वाला पर्सन काफी लोगों को ये शिकायत का मौका दे सकता है। तो सर, ऐसा माने क्या कि अगर कोरोना वायरस है और या हाँ। तो आपको टेस्ट मतलब फ्लू है या कोरोना है, आपको टेस्ट करे से पता ही नहीं चलेगा? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली टेस्ट ही एक जरिया है जो हमको डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा कि ये एग्जैक्टली क्या चीज है कर। सिम्टम तो मैं बोला कई बार ओवरलैप हो जाते हैं, लगभग सरीखे दिखने लगते हैं, और लोगों में क्या हो गया अभी टेंडेंसी कि वो छुपाना समझ गया है। उनको पता है कि डॉक्टर तो हाथ लगाएगा नहीं, डॉक्टर देखेगा नहीं मेरे को, तो वो क्या करते, डर के मारे जानबूझ के ऐसे सिम्टम्स में ना बहुत गोल मटोल कर देते, बहुत मिक्सिंग करते जानबूझ के। वो पॉइंट पे आते ही नहीं जल्दी कि फीवर था, खांसी थी। उनको लगता है डर कि भाई मैं बोलूंगा और इमीडिएटली डॉक्टर मेरे को भगा देगा, या मेरे को एग्जामिन नहीं करेगा, या दवाई नहीं देगा, या सीधा टेस्ट के लिए भेज देगा। और टेस्ट के लिए जाने में लोग कतराते थे क्योंकि वहां जाके रुकना पड़ता ना, तो वो रुकना नहीं चाहते थे वहां पर। सर, हमारे आजू बाजू अगर कोई बीमार पेशेंट आता है तो हमें क्या करना चाहिए? वही, अगर आपको पता है कि ये पेशेंट को बुखार भी है, तो अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है कोरोना का, उसमें एवरी केस इज कोविड पॉजिटिव अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। मतलब इस तरीके से इतना कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है कि मतलब अगर आपका एकदम करीबी रिश्तेदार भी अगर आपके यहाँ आता है बट ही इज हैविंग सिम्टम्स, तो उसको हम आइसोलेशन में ही रखना चाहिए। इवन नॉर्मल बुखार भी आता है तो उनको आप डे 1 से आप आइसोलेट कर दीजिए, क्योंकि बुखार आ रहा है यानी वो सिम्टम मतलब एक्टिव स्टेज में है उसके,
तो वो एक्टिव स्टेज में स्प्रेड करेगा। हाँ, वो 10 दिन के बाद जो स्प्रेड करने का उसका ये है, अगर सिम्टम्स अभी चले जाते हैं तो वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ये कोविड नहीं भी है और इसको बुखार आ रहा है, तो आइडियली उससे आप आपकी दूरी बना लो, उसको आइसोलेशन में रख लो। How does COVID-19 affect children's? जो डाटा अभी तक आया है ना पिछले 8 महीनों का मोनिका, वो डाटा बताता है कि करीबन 70% जो अफेक्टेड लोग हैं ना, वो अबाउट द एज ऑफ अराउंड 29 to 70 इयर्स तक है। हेलो, हाँ सर। हाँ, 29 to 80 इयर्स तक के एज ग्रुप में वो पाए जाते हैं, और करीबन एक 15 से 20% ही लोग ऐसे हैं कि जो 20 साल के नीचे पाए गए। तो बच्चों में ना एफेक्शन बहुत कम हुआ है। लेकिन एक बात है डेंजरस इसमें कि बच्चे जब भी अफेक्ट हुए ना, हेलो, हाँ सर, सुन रहे हैं। हाँ, बच्चे जब भी अफेक्ट हुए ना तो वो काफी ज्यादा स्प्रेड करने लगे हैं, क्योंकि उनको ना सिम्टम ज्यादा नहीं आते। एडल्ट्स में क्या होता है कि वायरल लोड कम रहता है लेकिन सिम्टम बहुत ज्यादा रहते हैं, और बच्चों में क्या होता है कि सिम्टम बिल्कुल भी कम नहीं के बराबर रहते, लेकिन उनका वायरल लोड बहुत ज्यादा रहता, तो वो ना प्रसार करने में बहुत ज्यादा भागीदारी देते हैं। तो बच्चों को ना थोड़ा सा लाइटली ना ले। आपने अगर देखा होगा पिछले कुछ समय में काफी सारे पीडियाट्रिशियंस, बच्चों के डॉक्टर इसमें अफेक्ट हुए, और काफी उनकी तो जान भी गई है। तो क्योंकि बच्चों में सिम्टम नहीं आने से बराबर से वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, और वो कोरोना वायरस पास ऑन हो गया टू डॉक्टर्स। तो थोड़ा सा ना हम लोग को काफी सावधान रहना पड़ेगा, काफी अलर्ट रहना पड़ेगा, काफी अवेयर सचेत रहना पड़ेगा। सस्पिशन का जो इंडेक्स है बहुत हाई होना चाहिए। सर की बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा उस टॉपिक पे कि इसमें अपन ये समझ सकते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण सिम्टम्स ज्यादा दिखते नहीं, और बड़ों में इम्यूनिटी कम होने के कारण सिम्टम्स ज्यादा दिखते हैं। तो बच्चों का वायरल लोड जो ज्यादा है उसके कारण उनसे स्प्रेड डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। हेलो, Okay, sir. Yes, right. Sir, who are at more risk for getting very sick with COVID-19? देखो, अभी तक तो जो कोमॉर्बिड ये शब्द जो आता रहा ना, कोमॉर्बिड कंडीशंस है ना, आपको ना कुछ और बीमारियां अगर ऑलरेडी है, जैसे डायबिटीज सबसे टॉप लिस्ट में है। डायबिटीज के अलावा फिर ब्लड प्रेशर होना या फिर हार्ट का डिसीज होना, आपको प्रीवियस में हार्ट अटैक वगैरह आकर गया होगा रिसेंटली या पुराना भी, तो भी आपको सचेत रहना चाहिए। आपको कुछ किडनी डिसीज है, आपको लीवर का डिसीज है, आपको कुछ और पैरालिटिक डिसीज होकर गया है पहले, मतलब ये सारे जो हम कोमॉर्बिड कंडीशन बोलते हैं ना, एसोसिएटेड कुछ इलनेस रहते हैं हमारे ऑलरेडी, तो ये ना हमको और ज्यादा प्रोन कर देते ज्यादा डैमेजेस होने के लिए, और कई बार डैमेजेस हम झेल नहीं पाते और हमारी डेथ भी हो सकती है करके हमको ऐसे लोग ज्यादा रिस्की लगते हैं जिनको ऑलरेडी कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस होती है। अब इसके अलावा जो एट रिस्क पीपल अगर है तो वो है हेल्थ केयर वर्कर्स। अब हेल्थ केयर वर्कर्स में डॉक्टर्स भी आ गए, नर्सेस और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है वो सारे, इवन सारे स्वीपर्स भी आ गए। सेकंड नंबर पे आएंगे फिर पुलिस डिपार्टमेंट, और थर्ड नंबर पे आएंगे फिर सारे हमारे कर्मचारी जो ना कि डॉक्टर है ना कि पुलिस है, लेकिन ऐसे कर्मचारी हमारे कि जो सारी सेवाओं को कार्यान्वित करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो ये सारे लोग ना बहुत ज्यादा रिस्की है। इन लोगों को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं करिए, उनको योगदान दीजिए। थैंक यू। सर, ऐसा होता है कि कोविड हो गया और उस व्यक्ति को पता भी नहीं चला, लेकिन इसकी वजह से उसकी फैमिली को कोई खतरा होता है? हाँ, डेफिनेटली असिम्टोमेटिक कैरियर जिसे हम बोलते हैं, ऐसे जैसे हमने बताया कि कोमॉर्बिड कंडीशंस में जो है जल्दी इन्फेक्शन के चांसेस है, तो इसका अपोजिट भी ट्रू है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनमें हो सकता है कि वो इन्फेक्शन आए ही ना, और वो एक असिम्टोमेटिक जिनमें कोई साइंस नहीं, कभी बुखार खांसी सर्दी नहीं हुई, या हो सकता है कि वो सिर्फ कैरियर हो वो वायरस का, यानी वो किसी से मिलके आया होगा, कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट से, और वो दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ही कैन स्प्रेड दी डिसीज। तो डेफिनेटली सिम्टोमेटिक कैरियर नाम की भी ये है एंटिटी, तो उससे भी वो ट्रांसमिट कर सकता है विदाउट सिम्टम्स। What is the testing process for COVID-19, sir? हेलो, गौरव,
या टेस्टिंग प्रोसेस में मैडम अभी अपने खामगांव में जो प्रोसेस चल रही है, देयर इज अ TrueNet which our Bipin bhai has already donated, or the lab has been created by Mr. Bipin bhai. So there are actually 3 to 4 processes. First is our rapid test, antigen antibody, TrueNet, and then RT-PCR. RT-PCR is carried out in Akola and not at nowhere in our Buldana district. It is mainly in Akola only, RT-PCR, which is the most specific test. Now, what Khamgaon per se is doing, they are carrying out TrueNet test. TrueNet test में क्या होता है कि ई जीन उसका सेपरेट करते हैं, जो कैरियर है, जो भी सैंपल है उसका ई जीन से डिटेक्ट करते हैं और फाइनल उसको टेस्टिंग लगा के कोविड पॉजिटिव या कोविड नेगेटिव उसको लेबल करते हैं. और उसके अलावा एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि आजकल मोस्ट रिलायबल और गोल्ड स्टैंडर्ड माने जा रही है, नॉट एग्जैक्टली गोल्ड स्टैंडर्ड बट इट इज मोस्ट रिलायबल, विच इज HRCT. HRCT में आप लंग कितना डैमेज हुआ है, आपका स्कोरिंग क्या है, ये भी आप देख सकते हैं. और HRCT डेफिनेटली आजकल एक और एक आइडेंटिटी आई है, HRCT पॉजिटिव स्वैब निगेटिव. कई लोगों का ऐसा रहता है कि HRCT में निमोनिया के सिम्टम्स तो दिखते हैं, बट अभी एज यूजुअली पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, तो ईच एंड एवरी निमोनिया इज लेबल्ड एज अ कोविड निमोनिया. सो HRCT में वो पॉजिटिव निमोनिया के सिम्टम्स दिखते हैं, साइंस दिखते हैं, अपन को सामने दिखता है कि इतना % डैमेज है, इसका स्कोरिंग ये है, लोग जिसके ऐसे गए हुए, बट वो स्वैब टेस्ट कराता है और स्वैब उसका निगेटिव आता है तो समझता है कि मैं कोविड फ्री हूं, बट ऐसा नहीं होता है. HRCT पॉजिटिव स्वैब निगेटिव भी आइसोलेशन होना चाहिए. कई लोगों इसमें ऐड करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है, तो ये जो है आपको 15 मिनट्स में आपका रिजल्ट दे देगा. इसमें वही जैसे कई बार जो है फॉल्स निगेटिव रिपोर्ट्स भी आते हैं, वही तो मतलब इफ रिपोर्ट्स कम पॉजिटिव तो वही आपके चांसेस काफी है कि आप पॉजिटिव है, लेकिन वही फॉल्स निगेटिव भी आते हैं. तो निगेटिव आने के बाद भी जो है अपने को जो डॉक्टर गोयनका सर ने बताया कि आपको RT-PCR जो है वो काफी अच्छी टेस्ट है, वो फिर रिपीट करनी होगी. इसी विषय को थोड़ा सा आगे ले जाता कि एक्चुअल में टेस्ट ऐसी होनी चाहिए कि जो हमको ना ज्यादा सेंसिटिव रहे और ज्यादा स्पेसिफिक भी रहे. तो ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो वर्ड है कोई भी टेस्ट के साथ लगे हुए, वो सबसे ज्यादा RT-PCR टेस्ट के साथ में लागू होता है, जबकि बाकी दोनों टेस्ट जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट ये सबसे लो सेंसिटिव माना जाता है. हार्डली 30-40% की सेंसिटिविटी उसकी मानी जाती है. और ये जो नैक टेस्ट की हम बात कर रहे थे अभी, तो नैक टेस्ट भी एक्चुअली 50% के ऊपर सेंसिटिव नहीं है और काफी स्लो चलते हैं टेस्ट. वो भले वो देते रिजल्ट बहुत फास्ट है, लेकिन एक टाइम में ना बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं हो पाते करके RT-PCR पर ही हम ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं आजकल. अब ये जो है RT-PCR टेस्ट ये कई बार फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव भी साबित हो जाती है. अब फॉल्स पॉजिटिव इसलिए हो जाती है कई बार कि वायरस कई बार मरने के बाद में पार्टिकल्स में बढ़ जाता है, वो पार्टिकल्स भी ये टेस्ट पकड़ते रहती है कि ये टेस्ट ना बेसिकली एम्पलीफाई करते चलती है. कोई भी नंबर ऑफ वायरस जो भी है 1 या 2 भी रहे तो उसको पकड़ेगी और उसका ज्यादा DNA में कन्वर्ट करेगी और उसको गिनती करेगी. तो ये जो उसकी खासियत है इस मशीन की RT-PCR की, वो बहुत हाई क्वालिटी की है और करके ना कई बार वो पार्टिकल्स भी पकड़ लेती है जो ऑलरेडी डेड होते हैं. इवन 120 दिनों तक भी पाए गए कई बार पार्टिकल्स पकड़े हुए. यानी हम लोग सोचते रहे कि निगेटिव हुआ नहीं, चल ही रहा है. जैसे अभिषेक बच्चन 25 दिन तक हॉस्पिटल में बना रहा, उसकी बीवी बच्चे बाप सब डिस्चार्ज हो गए. तो ये ऐसे फॉल्स पॉजिटिव केस भी आते हैं हमारे पास में. फॉल्स निगेटिव भी आते हैं, 67% ही उसकी सेंसिटिविटी है. 33% केसेस होकर भी निगेटिव साबित हो जाते हैं. और कई बार ना अभी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऐसी है कि उनको डिस्चार्ज कर देते हैं. अब वो लोग ना बाहर आके सब तरफ फैला देते क्योंकि वो केवल कागज पे निगेटिव है, बट असल में तो पॉजिटिव मान जाएंगे. जहाँ पे सस्पिशन बहुत हाई है, सिम्टम्स उसको बने हुए हैं, गवर्नमेंट को या हमको चाहिए कि हम लोग उसको सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी टेस्ट करके देखें. कुछ बार उसमें भी वो पॉजिटिव पकड़ा जा सकता है. तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव ये जरा सा शब्दों का वर्गीकरण है, इससे हमको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा. सर मास्क कितना इफेक्टिव है और इसको कब कब पहनना चाहिए? हेलो. हाँ, मास्क तो डेफिनेटली देखो अभी जो सबसे ऊंची गाइडलाइन है कि हमको प्रिवेंशन ही करना आना चाहिए, क्योंकि डिसीज से लड़ने की ताकत तो अभी हमारे पास में पूरी डेवलप हुई नहीं है.
तो प्रिवेंशन का जो भी तरीका है हमारे पास में, वो जो सबसे बेस्ट तरीका था वैक्सीन, वो अभी तक हमारे पास में है नहीं। तो हमको अगर बचना है तो हमारे पास में जो अभी आदेश है वो 3 ही चीजों के है कि हमको तो सैनिटाइजेशन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, चाहे हम उसके लिए सोप वाटर यूज करें, चाहे हम उसके लिए कोई अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करें। तो दूसरी बात, हम लोग मास्क यूज करें और हम लोग सोशल डिस्टेंस या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो मास्क अगर हम दोनों पहनते हैं, जो बात कर रहे हैं आपस में, तो वो दोनों भी बंदे अगर मास्क पहनते हैं तो चांसेस सबसे लिस्ट हो जाते हैं ट्रांसमिशन के। वही अगर एक बंदा पहनेगा और एक बंदा नहीं पहनेगा तो चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं होने के, और दोनों बंदे अगर बिना मास्क पहने ही बात कर रहे हैं तो और भी ज्यादा चांसेस हाई हो जाएंगे इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का। और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाने के बाद भी हम लोग मास्क का इस्तेमाल अगर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सेफ रहने की अच्छी गुंजाइश है इसमें। तो मास्क का ये थोड़ा सा वाद विवाद का विषय है कि मास्क किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे स्टैंडर्ड मास्क जो माने गए हैं वो ट्रिपल लेयर से लेके 5 लेयर तक के मास्क अलग अलग मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें एक N95 नाम का वेराइटी वो सबसे कॉमन और सबसे महंगा और सबसे अच्छा माना जाता है। तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रिपल लेयर मास्क करके सर्जिकल मास्क आता है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके अलावा हमको छूट तो मिली है कि कुछ भी बांधे मुंह पे कपड़ा, लेकिन हम बांध के रखे तो वो भी कुछ ना कुछ हद तक तो प्रोटेक्शन देगा ही देगा। नहीं कुछ ना हो तो सादा कपड़ा भी काम में आ जाएगा। बट सबसे अच्छी प्रोटेक्शन की बात करें तो हम N95 और ट्रिपल लेयर मास्क की बात करेंगे। हमारे लिए तो कंपल्सन है, WHO की ओर से गाइडलाइन भी है कि डॉक्टर पेशेंट एग्जामिनेशन के दरमियान में डॉक्टर ने N95 पहनना अनिवार्य है, और पेशेंट ने भी ये N95 आइदर या फिर ट्रिपल लेयर मास्क पहनना अनिवार्य है। मेरे पास तो बिल्कुल कायदा है, अगर कोई बंदा अंदर आना है मेरे केबिन में, उसके पास में मास्क होना कंपलसरी है, नहीं होता है तो मैं उसको स्टेट पे बाहर कर देता हूँ। इतना स्ट्रिक्टनेस रखेंगे तो ही जमेगा। आप भी अपने दोस्तों में व्यवहार जब भी करो, बात करो, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बनाए रखो, ये मेरी आपसे अपील है। ओके सर। सर हाथ कब कब धोना है और या सैनिटाइज करना है और कितनी बार करना है, कितने अंतर से करना है? डेफिनेटली आप जब भी बाहर से आ रहे हैं तो यू शुड सैनिटाइज और वॉश योर हैंड्स। अभी ये विषय ऐसा है कितने बार करना चाहिए ये थोड़ा वैरी हो सकता है। अगर आप आपके घर में ही है और आपको पता है कि आपके घर में कोई किसी को सिम्टम्स नहीं है तो आप जैसे नॉर्मली जो टाइम हाथ धोते हैं कुछ खाने के पहले बोलो और बीच बीच के मतलब ऐसे इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन जितना आप वर्किंग में हो, बाहर जा रहे हो तो कंटिन्यू जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आप दुकान में काम करते हो, कोई कस्टमर आता है तो आफ्टर डीलिंग विथ एवरी कस्टमर आपको हैंड सैनिटाइज करने हैं और हैंड वॉश जितने देर बाद भी पॉसिबल हो जाए 2 घंटे बाद बोलो तो यू शुड वॉश योर हैंड्स। तो बेसिकली ऐसा है कि जो वायरस जो है वो उसके अराउंड में फैट का एक कवरिंग रहता है तो इट गेट डिसॉल्व्ड विथ अल्कोहल कंटेनिंग सब्सटेंस। तो सैनिटाइजर में वही अल्कोहल का कंटेंट होता है तो वो उसको डिसॉल्व कर देता है। सेम इन सोप ऑल्सो, सोप का भी वही एक्शन है कि वो वायरस का आउटर कवरिंग जो फैट है उसको डिसॉल्व कर देगा और उसको डेड कर देगा। यस, नेक्स्ट। इसी के संदर्भ में थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि ग्लोव्स के बारे में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहा है शुरू से ही कि ग्लोव्स पहनने चाहिए। काफी लोग मैंने देखा भी है कि ग्लोव्स पहन के काम करते हैं, अभी भी करते हैं बहुत सारे लोग, बट इट इज जस्ट फॉल्स एश्योरेंस। आपको बस एक गलत धारणा बन जाती है मन में कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, फिर अपना बिंदास कहीं भी हाथ लगाते रहते, कहीं से भी टच करते रहते, वही अपने फेस पर लगाते, वही नाक पर लगाते, आंख पे लगाते, चश्मा ठीक करेंगे, गॉगल ठीक करेंगे, कपड़े ठीक करेंगे। तो ग्लोव्स आपको एक गलत ये बताता है जैसे कुछ प्रोटेक्शन मिल गया है आपको, तो बेस्ट है ना कि आप ग्लोव्स ना वापरे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा दूर रहना है, ज्यादा कम से कम हाथ लगाने हैं। तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, अवॉइड ग्लोव्स। Sir, please explain about social distancing and how. Social distancing is you have to maintain a proper distance of about
2 meters from another person, क्योंकि जितना आप दूरी बनाए रखेंगे उतना आपको ट्रांसमिशन के रिस्क कम मिलेंगे। तो वही ये काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जो मतलब कई बार ये कई अलग अलग इमेजेस से भी एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप वो चेन को ब्रेक करेंगे तो वो अपने आप ट्रांसमिट नहीं होगा। तो जितना आप वही चेन बनाए रखेंगे वो ट्रांसमिशन बढ़ता रहेगा, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग हेल्प्स अ लॉट। यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में जो है वो नंबर ऑफ केसेस कम थे और जैसे ही अनलॉक हुआ वो रैपिडली जो है 40 lakhs तक पहुंच गए। तो इट विल हेल्प सोशल डिस्टेंसिंग। Okay, sir. Sir, as government has decided to go ahead with entrance exam, so please enlighten us on precaution should be taken by students while during exam and after exams. देखो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस तो डेफिनेटली आई तो है, जिसके बारे में बहुत सारे पेरेंट्स भी अभी अवेयर है। काफी सारे हम लोगों के बच्चे अभी एग्जाम देने जा भी रहे हैं। तो गाइडलाइंस तो जो भी आई है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करोगे, और वहाँ पे केंद्र पर जहाँ पर भी परीक्षा आपका केंद्र है वहाँ पर भी गवर्नमेंट की ओर से सारा प्रोविजन हुआ है, और उन्होंने भी कोशिश करी है कि भाई ज़्यादा बच्चों को ये सुविधाओं का लाभ मिले। तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही उनको एग्जाम हॉल में बैठाया जाएगा। जब भी सैनिटाइजर्स जगह जगह पर रखे हुए रहेंगे, बच्चे अपने हाथ साफ करते रहेंगे, कोई भी जगह पे टच ना हो, इसलिए हाथ में ग्लोव्स पहनना उनको अनिवार्य किया है। जो मैंने अभी बताया था कि साइंटिफिकली इट इज नॉट प्रूवन अ गुड थिंग, बट ठीक है, गाइडलाइन आई है तो पहनना तो पड़ेगा बच्चों को ग्लोव्स। मास्क उनको उनकी ओर से दिए जाएंगे ताकि सब में यूनिफॉर्मिटी रहे और मास्क के जरिए सब प्रोटेक्टेड रहे। और इसके अलावा फिर उनको टच नहीं किया जाएगा बच्चों को कहीं पर भी। उनको जैसे पहले होता था कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते थे, पूरा फिजिकल जो था फिस्किंग करना, यानी पूरा झाबर करके पूरा देखने का, पूरे बॉडी पे लपेट के कहीं कुछ रखा है क्या इसने, तो ये सारी चीजें ना उन्होंने इस बार बंद कर दी है। उन्होंने मेटल डिटेक्टर रखे हैं और एक डिस्टेंस से वो अनुमान लगाएंगे कि आपने अपने जेब में कुछ लाया भी है या नहीं लाया है। तो अब वो जो फिजिकल एक चेकिंग था वो बंद कर दिया उन्होंने। अब आपको जाना जहां तक भी है परीक्षा केंद्र तक, तो परीक्षा केंद्र तक जाने की जिम्मेदारी अब तो पेरेंट्स की है, बच्चों को ले जाना। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी गवर्नमेंट के नियम है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के नियम है, वो हिसाब से ही चले। अब ई पास तो हटा दी गई है, वरना ई पास भी लेनी पड़ती, लेकिन ई पास तो अभी हटा दी गई है। तो अब अपने गाड़ी से हम जा सकेंगे, और वहां पे जाकर भी हमको चाहिए कि हम बाकी पेरेंट्स भी अपनी दूरी बनाए रखें। सर, ऑलमोस्ट 7 months हो गए हम रेस्टोरेंट्स के रास्ते भूल गए हैं, और मुझे तो बहुत ही याद आ रही है होटल के खाने की। तो होटल में खाना खाना सेफ है क्या, या फिर हम गरम खाना बाहर से लाके घर पे खाए वो ठीक है क्या? और उसी तरह बेकरी प्रोडक्ट्स भी, जैसे ब्रेड, पाव, कुकीज, इन सब चीज़ों को खाना कहाँ तक ठीक है, या इसमें संक्रमण की रिस्क कितनी होती है? मोनिका, देखो बेसिकली कैसा है कोई भी फूड प्रोडक्ट से जाएगा कि नहीं जाएगा, इस बारे में अभी तक ठीक से जानकारी हासिल नहीं हुई है। जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो इतनी है कि कोल्ड चीजें जो है, फ्रोजन आइटम जो है, उनमें वायरस काफी समय तक बना रह सकता है। और ये माना जाता है कि कोई भी वायरस गर्मी को जैसे ज्यादा स्टैंड नहीं करता, तो बहुत ज्यादा गर्म करे हुए आइटम शायद हमको ठीक रहे, लेकिन मेन है वो आइटम में तो नहीं आएगा वायरस ज्यादा। वो आएगा तो उसके जो भी बर्तन रहेंगे या फिर जो पैकेट्स रहेंगे, फूड पैकेट्स, उनके द्वारा ही वो आ सकता है, या जो ला के देगा आपको अपने घर पर, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो वो आपको थोड़ा देखना है। बाकी ऐसा होटल में जाके खाना वगैरह ऐसा कोई रद्द नहीं होगा। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वहां पे भी सैनिटाइजर्स का यूज करें, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। थैंक यू आप सर। एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम प्लान कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी सर। हाँ बिल्कुल, सर्टेनली यू कैन प्लान। सब डिस्टेंस का पालन रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर लेडीज इंटरेस्ट, इसलिए मैं थोड़ा इंटरेस्टली पूछ रही हूँ। कोरोना जब से इंडिया में आया है, हम लोगों की लेडीज गॉसिप जैसे बंद हो गई है। तो जी हाँ, मैं थोड़ा सा किटी पार्टीज को मिस कर रही हूँ। तो आपके हिसाब से 15-20 लेडीज की गैदरिंग करके हम किटी पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या?
ठीक है, मैं थोड़ा मोनिका यहाँ पे एक रोशनी डालना चाहता। किटी पार्टी जब भी होंगी ना तो ये थोड़ा सा खुले में करो ना, जहाँ पे एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहे, जो वेंटिलेशन बोलेंगे वेंटिलेशन पार्ट थ्रू एंड थ्रू रहे। आप क्लोज कमरे में, एसी वाले कमरे में, एसी वाले हॉल में बैठ के किटी पार्टी का आयोजन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वायरस अभी तक जो स्प्रेड देखा गया है ना पिछले 8 महीनों में, वो ज्यादातर क्राउडेड प्लेसेस में या क्लोज प्लेसेस में ही ज्यादा देखा गया है। जहाँ वेंटिलेशन बहुत अच्छा है या ओपन स्पेसेस है, वहां पे वायरस का ट्रांसमिशन बहुत कम हुआ है। उसी प्रकार से जहाँ डेंसिटी ज्यादा है, जैसे कोई पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं हम लोग, ज्यादा है जहाँ पर, उन स्टेट्स के अंदर ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है। जिन स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी कम रही है, वहाँ डेफिनेटली इसका स्प्रेड कम हुआ है। तो जब भी किटी पार्टी करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करो, भावनाओं में आके या मस्ती में आके एक दूसरे से बहुत नजदीक ना रहो, है ना। और आप वैसे मास्क रखोगे मुंह पे तो मालूम नहीं क्या बोल पाओगे या कितना सुन पाओगे। तो बट इतना कर सकते हैं कि वो मूवन नाम का जो नया जेवर है उसका प्रदर्शन जरूर हो सकता है किटी पार्टी में। दैट शुड बी डन आई थिंक। ओके। और इसी लेडीज क्वेश्चंस को एक और आगे बढ़ा रही हूँ सर, कि इस दौर में हमारे घरों से आना जाना बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो हमारे घर पे आने वाले सर्वेंट्स या काम वाली बाइयां बोले तो उनके बारे में आपकी क्या सलाह है? गौरव सर, जैसे फॉर एग्जांपल अपन अपने घर में सर्वेंट्स को अलाउ कर सकते हैं, बट यही है कि आते बराबर सबसे पहले उनको हाथ धोने लगाइए, उनके हाथ पे सैनिटाइजर दीजिए। अगर उनको कुछ भी सर्दी जुकाम बुखार है तो उनको स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए घर में आने के लिए। बट अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो उनको आप अभी अलाउ कर सकते हैं। ये सिनेरियो चेंज होने के कारण, अभी जैसे मैंने पहले भी बोला कि अनलॉक होने के बाद में जिस तरीके से वो फैल रहा है, वो रीजन सब यही है। तो अनलेस और अनटिल आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि आपके जो सर्वेंट है वो आपसे लॉयल है, आपको झूठ नहीं बोलेंगे कि उनको फीवर नहीं है या उनको सर्दी जुकाम बुखार नहीं आया है, तो आप उनको अलाउ कर सकते हैं। बट बनती कोशिश उनको घर पे ही मास्क पहनने का आदेश दीजिए। और अब वैसे भी लॉकडाउन हट गया है तो हस्बैंडों को तो जाना पड़ेगा काम पर, तो मेड को बुला ही लो बेटर। सर जैसे अपन वेजिटेबल और ये सब लाते हैं घर में, तो उसको डिसइंफेक्ट कैसे करें? साबुन से धोना उचित है क्या सर वेजिटेबल्स? बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके कारण से क्या हुआ, बहुत बार मार्केट के अंदर शुरू में ये सिनेरियो रहा कि लोग भाजी लाना खरीदना बंद कर दिए थे, काफी लोगों ने खाना बंद कर दिया था, और काफी उसके कारण से ना उनको प्रॉब्लम्स आई। काफी सारे पेशेंट्स हमारे पास में जब आए ना तो विटामिन डिफिशियंसीज लेके आए, कई लोग कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लेके आए, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल सलाद से सब खाने को बंद कर दिया ना, तो सारा पेट का हाजमा ही बिगड़ गया था, विटामिन की कमी हो गई थी। तो ये सब चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमको। रहा सवाल धोने का, तो ऐसा तो कोई रिकमेंडेशन अभी तक नहीं आया, WHO की ओर से कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं अभी तक की कि जिसमें आप भाजी को साबुन से धोते रहो। तो बस इतना कर सकते, ज्यादा आप वॉश बेसिन के अंदर आप रख के धो लो। एक बार कुछ वीडियोस ऐसे आए थे कि आप प्रेशर कुकर चालू करो, उस पर एक पाइप लगा के उसकी जो स्टीम है वो आप उस भाजी पर मारते रहो, तो उससे भी कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा। आई डोंट नो, लॉजिकली तो सुनने को बहुत अच्छा लगा, बट ऐसा कहीं मुझे कोई स्टडी मिला नहीं अभी तक तो। बट लॉजिकली डेफिनेटली सर प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होगा, मैंने देखा करके। कुकर में लगा के देखा। मैं ऐड करना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट तरीका यही है कि भाजी ला के उसको वॉश बेसिन में रख के पूरी तरह से धो के फिर सुखा के फिर यूज कीजिए। मतलब आप उससे जो भी कंटामिनेशन है वो धो के आप सुखा दे रहे हो उसको, फिर बाद में यूज कर रहे हो। इसमें ऐड करना चाहूंगा, अभी मार्केट में कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स भी आए हैं ओजोन थेरेपी करके, तो दे आर क्लेमिंग दैट इट कैन डिसइंफेक्ट द फ्रूट्स। उसमें से ओजोन निकल के इट विल जो भी लेयर पे बैक्टीरिया वायरसेस है उसको किल कर सकता है। अल्ट्रावायलेट और ओजोन ये WHO ने पास किए हैं, ये कोविड वायरस को मारने के जो उन्होंने तरीके दिए हैं, उसके अंदर ओजोन और अल्ट्रावायलेट रेस ये दोनों को मान्यता मिली है। डेफिनेटली आनंद, यू आर राइट, वो यूज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अच्छी बात है।
बट दे आर लिटिल कॉस्टली आइटम्स, कॉमन मैन तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे। सर, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का इलाज कैसे किया जाता है और स्टीम इनहेलेशन कितना उपयोगी है और कितनी बार करना चाहिए? जैसे अभी बात हो रही थी अपनी कि वो स्टीम से फायदा होता है, वायरस मरता है, तो डेफिनेटली फर्क तो गिरता है, लेकिन गार्गलिंग इज द बेटर सोल्यूशन रादर देन स्टीम। स्टीम आप इतना कर सकते हैं कि आप नाक में तो स्टीम कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा नाक के लिए आपके, बट गले के वास्ते ना गार्गलिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन। और गार्गलिंग भी जैसे अगर आप कोविडोन आयोडीन, मतलब जो बीटाडीन करके मार्केट में मिलता है सोल्यूशन, उसका ना एक ओरल रिंग सोल्यूशन आता है या फिर गार्गलिंग सोल्यूशन आता है, या आपने जो माउथ वॉश होते हैं बहुत सारे अवेलेबल मार्केट के अंदर, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी वायरस मरने के काफी सारे स्टडीज सामने आए हैं, तो उससे गार्गलिंग करना इज द बेस्ट ऑप्शन। डेंटिस्ट, जैसे अमित मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि डेंटिस्ट लोगों के लिए भी ये सुझाव आया है WHO की ओर से कि जब भी आपको कोई डेंटिस्ट प्रोसीजर करना है, वो प्रोसीजर से पहले ना आप उनको बीटाडीन गार्गलिंग करने लगाओ, तो वायरल लोड कम हो जाता है। वायरल लोड डेफिनेटली विल गो डाउन और थोड़ा सेफ्टी बढ़ेगी आपकी। और सर, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का इलाज कैसे करते हैं सर? आनंद, वही जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ सिटीज में जो है होम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, तो ये ऐसे डिपेंड होता है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर केसेस ऐसे करके उसको डिवाइड करते हैं, यानी आपके सिम्टम्स कैसे और आपके टेस्ट क्या बता रहे हैं, आपका सिटी स्कैन क्या बता रहा है, उस हिसाब से ये कैटेगराइजेशन होता है। तो इसमें जो माइल्ड केसेस है जिनको आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, उसमें मोस्टली जो है हम एक एंटीबायोटिक यूज करते हैं, जो एंटीबायोटिक इट कैन वेरी, मोस्ट कॉमनली एजिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं। साथ में आपके अगर वही सर्दी खांसी कुछ सिम्टम्स है तो एक एंटीहिस्टामिनिक यानी एक एंटी एलर्जिक ड्रग यूज करते हैं। और इसी के साथ में जो भी इम्यूनिटी बूस्टर्स है, जैसे विटामिन सी है, जिंक है, विटामिन डी है, इन सब का सप्लीमेंटेशन देते हैं। और साथ में हम फॉलोअप करते हैं, अगर ऐसे लगता है कि सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो वी कैन ऐड दिस एंटीवायरल ड्रग, एक फ्लैविपिराविर करके ड्रग है, तो वो उसका दे आर क्लेमिंग कि इसमें रोल है। अलॉन्ग विद दिस, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जैसे मैंने कुछ चीजें बताई आपको, जिंक, विटामिन और विटामिन डी, और उसी के साथ जैसे होम्योपैथी वाले जो है दे आर आल्सो टेलिंग दैट आर्सेनियम अल्फा का रोल है। उसी तरह से आयुर्वेदिक वाले बता रहे हैं कि काढ़े का रोल है। तो ट्रीटमेंट शुड बी कलेक्टिव। तो वही जैसे आपने अभी वही मंत्री सर ने आपको स्टीम इनहेलेशन का डिटेल बताया है, और साथ में यू कैन ऐड जो भी डोमेस्टिक चीजें घरगुती, हमारे टर्मरिक है, जैसे हल्दी का दूध हो गया, ये आप सब ऐड कर सकते हैं। और सीवियर केसेस अगर होते हैं तो उसको जैसे आप मॉनिटर करो, ऑक्सीजनेशन लेवल अगर आपका 95 से नीचे जा रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस है जिससे आप आपका ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं, अगर उसमें आपका ऑक्सीजन 95 के नीचे जा रहा है तो इट इज इंडिकेशन यू शुड गेट एडमिटेड, या आपको दम लग रहा है या काफी एक ग्लानी जो बोलेंगे, थोड़ा ऐसे बेहोशी टाइप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है तो इमीडिएटली यू शुड गेट एडमिटेड। और वहाँ पे भी जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो, इट इज वेरी इफेक्टिव। और देर आर मेनी डिटेल मेनी थिंग्स, आई थिंक अभी उसके डिटेल्स में जाना इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन वही ऑक्सीजन थेरेपी, ये ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको कब एडमिट होना है। और सिम्टम्स तो ऑफ कोर्स है ही। सेकेंडली अभी आगे और जैसे डिस्कशन होगा प्लाज्मा थेरेपी वगैरह, ये सब चीजें आएंगी, तो वी विल डिस्कस अगेन। कहने का तात्पर्य अमित एक ही रहेगा कि हमारे पास डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। जैसे हमको मलेरिया को मारने की दवाई है, टाइफाइड को मारने की दवा है, वैसा ना हमारे पास में अभी कोविड-19 को ऐसा मारने के वास्ते कुछ भी नहीं है।
तो हमको ना डिपेंड करना पड़ेगा हमारी बॉडी इम्यूनिटी पर, और साथ में उसको बढ़ावा देने के लिए जो जो भी चीजें उपलब्ध है, अभी प्रयोगशील चीजें है काफी सारी, उन चीजों का इस्तेमाल करना। काफी जगह इनके स्टडीज हो रहे हैं और अभी वी आर स्टिल इन लर्निंग फेज, अभी भी हम लोग सीख ही रहे हैं। ठीक है, काफी सारे हद तक हमने काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है, कुछ बातें तय भी हो गई है, स्टिल वी आर लैकिंग समवेयर। तो करेंगे, कोशिश बनती रहेगी, आगे भी जारी रहेंगी कोशिशें। तो अभी तो आनंद ने बोला वैसे रहेगा, कलेक्टिव एफर्ट्स रहेंगे सारे। सर प्लाज्मा थेरेपी क्या है और कितनी सक्सेसफुल है? देखो, प्लाज्मा थेरेपी का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में, आपको मालूम है कि जब भी इन्फेक्शन होता है तो को चाहे बैक्टीरिया रहे, चाहे वायरस रहे या कुछ पैरासाइट रहे, उसके खिलाफ ना हमारे बॉडी में एक शक्ति तैयार होती है जिसको हम एंटीबॉडी फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जो लड़ने वाली शक्ति हमारे पास होती है ना, तो वो उसका असर काफी महीनों तक या काफी सालों तक भी बना रह सकता है। तो ये जो बंदा कोई होकर गया पॉजिटिव, उसके शरीर में जब एंटीबॉडीज तैयार हो गई, जो नॉर्मली 7 से 14 दिन के बाद में आना शुरू हो जाती है, काफी सारे लोगों में 7वें दिन के ऑनवर्ड से आना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों में 14 दिन के बाद में आती है, तो लेट कमर्स टाइप में। तो ये एंटीबॉडी 28 डेज तक कंप्लीट हो जाती है बनना, और काफी अच्छी मात्रा में जमा हो जाती है, और बाय द टाइम ना पेशेंट भी काफी अच्छा रिकवर हो जाता है, उसकी जो कमजोरी है वो भी काफी हद तक दूर हो जाती है। तो ऐसा बंदा जो रहता है कि जो 28 दिन पूरे कर चुका है और जिसके बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में एंटीबॉडीज तैयार हो गई है, अगर हम वो एंटीबॉडीज निकाल के ट्रांसमिट कर दे कोई दूसरे शरीर के अंदर जो बीमार चल रहा है कोविड से, तो उसको ना उसका फायदा हो सकता है। तो प्लाज्मा कलेक्शन का टाइम, आइडियल टाइम है 28 से 40 दिन के बीच का, पोस्ट कोविड। आपको कोविड होने का जो भी डे 1 रहा होगा कैलकुलेशन में, वो डे 1 से आप 28 दिन खत्म करें और उसके बाद से 40 दिन तक के बीच में आप कलेक्शन करें, और एक बंदे का डोनेशन 4 लोगों की जान के लिए फायदेमंद हो जाता है। तो इसलिए अभी डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट अपील कर रही है बार बार, और काफी सारे हद तक लोग भी खुद होके आगे बढ़ रहे हैं और डोनेशन के लिए जा रहे हैं प्लाज्मा के। थोड़ी जटिल प्रोसीजर है, थोड़ी कॉस्टली भी है, थोड़ी नई भी है, तो थोड़ी एंजाइटी एप्रीहेंशन भी है उसके बारे में, बट आई थिंक दैट विल सेव मेनी लाइव्स। तो अच्छा रहेगा। जिस प्रकार प्लाज्मा थेरेपी से कोविड पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, तो उसी प्रकार प्लाज्मा थेरेपी हम नॉर्मल इंसान को कोविड से बचाने के लिए दे सकते हैं क्या? नहीं, जैसे मैंने अभी बताया ना कि वो एंटीबॉडीज है, और एंटीबॉडी कब काम करेंगे, जब उसके लिए लड़ने के लिए वहां पे सामने कोई दुश्मन हो, तो एंटीजन अगर रहेगा तो एंटीबॉडी उसके खिलाफ काम करेगी। तो आपके पास में अगर एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीबॉडी तो बेकार घूमते रहेगी और मर जाएगी, क्योंकि वो आपकी बॉडी ने पैदा नहीं करी है। आप उधारी का जब ले रहे हैं ना, तो वो टिकेगी नहीं, वो फिर वैक्सीन से जनरेट की हुई चाहिए। तो वैक्सीन से जनरेट की हुई एंटीबॉडी ना, वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली है। एक उम्मीद है कि 1.5 साल चल जाएगी वो एंटीबॉडी, और करके फिर वो फायदेमंद रहेगी। आप ऐसा कन्वलेशन प्लाज्मा देकर एंटीबॉडी अगर ले भी लेते हैं नॉर्मल पर्सन में, तो वो टिकने वाली नहीं है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा मैडम कि वैक्सीनेशन यानी क्या होता है। वैक्सीनेशन यानी अपन वो वायरस ही इंजेक्ट करते हैं बॉडी में बहुत छोटे अमाउंट में, और फिर उससे एंटीबॉडी डेवलप होती है। इसलिए वो एंटीबॉडी जो है वो अपनी खुद की डेवलप है, इसलिए वो अपने लिए काम करती है। बट जब अपन प्लाज्मा थेरेपी लेते हैं तो ये किसी और की एंटीबॉडी अपन बॉडी में ले रहे हैं, तो जैसे मंत्री सर ने बताया कि कुछ दिन वो बॉडी में घूमेंगी और मर जाएंगी, वो लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी की नहीं रहेंगी। दैट इज a foreign body for your body which is not developed by your body। 23 टॉप करूं क्या पूछ रहा हूं? हाँ जी सर। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर कोरोना वायरस फिर से होने का कितने चांसेस है सर? हाँ, ये अच्छा सवाल है। री इन्फेक्शन, तो री इन्फेक्शन के बारे में ना पहले बीच में 2-3 महीने पहले एक बहुत बड़ा मतलब सर्वे आया था। काफी लोग अफेक्ट हो रहे थे, जैसे वो अच्छे होकर घर चले गए, डिस्चार्ज हो गए, और फिर से कुछ लेके आ गए सिम्टम, और उनका टेस्टिंग किया तो पॉजिटिव पाए गए, तो सब लोग डर गए, अरे ये तो री इन्फेक्ट हो रहा है ना, एंटीबॉडी बन नहीं रही, एंटीबॉडी काम नहीं कर रही। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि री इन्फेक्शन नहीं होता है। ये ना क्या होता है कि एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस इलनेस होता है, या फिर आप ना पोस्ट कोविड इंफ्लेमेटरी फेज में आ गए हैं।
यानी क्या होता है कि कोविड तो खत्म हो गया, आपका वायरस तो चला गया, लेकिन वायरस ने जो आपके शरीर में नुकसान कर दिया है इन्फ्लेमेशन के जरिए, इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन के जो भी हमारे बॉडी में घटक रहते हैं वो सारे मात्रा बढ़ गई है उनकी। आपका म्यूट हो गया माइक। हेलो, हाँ अभी आ रही क्या आवाज? हाँ यस सर। अरे म्यूट क्यों कर दिया मेरे को? हाँ एक्चुअली अभी जो बात हो रही थी कि भाई री इन्फेक्शन होता है क्या, तो री इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपके बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है और एंटीबॉडी आपको री इन्फेक्ट नहीं होने देती। हाँ लेकिन एक बात पक्की है कि आपका डिसीज कभी कभी प्रोलॉन्ग हो जाता है और आपके सिम्टम कई बार पोस्ट इन्फ्लेमेटरी रहते हैं, मतलब कई बार जो वायरस के कारण से हमारे शरीर में नुकसान हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन आ गई है अंदरूनी हिस्सों में, कई ऑर्गन्स में, उसके सारे के लक्षण आने जब शुरू हो जाते हैं तो पेशेंट फिर से अस्पताल में आना शुरू हो जाता है। और इसको आजकल ना नया नाम आया है पोस्ट कोविड सिंड्रोम। और अभी आप देखेंगे कि दिल्ली में भी एक पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू किया है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा अभी हर बड़े शहर के अंदर अभी फटाफट ये सब क्लिनिक बनने शुरू हो जाएंगे, पोस्ट कोविड क्लिनिक। यानी ये लोग ना अभी रिटर्न आने शुरू हो गए अस्पतालों में, क्योंकि इनको नए नए सिम्टम जो आ रहे हैं ना पुराने डैमेजेस के कारण से आ रहे हैं। कोविड के कारण जो डैमेजेस हो गए लंग्स के अंदर, किडनी के अंदर, ब्रेन के अंदर, हार्ट के अंदर, अटैक के पेशेंट या फिर पैरालिसिस के पेशेंट, ये सब बढ़ने लगे अभी। तो इनके केयर के वास्ते अभी नए नए क्लिनिक, नए नए हॉस्पिटल खोलना जरूरी हो गया है और उनकी केयर करना भी जरूरी हो गया है। तो ये री इन्फेक्टेड लोग नहीं है। हाँ इनमें कई बार टेस्ट करी जाती है तो पॉजिटिव आ जाती है। मैंने जब शुरुआत में बताया था कि कई बार पार्टिकल्स जो रहते हैं, डेड पार्टिकल्स, वो भी ये मशीन पकड़ लेती RT-PCR की टेस्ट, और कई बार ना उसी को भी पॉजिटिव रिपोर्टिंग हो जाता। तो लोग ये समझ लेते हैं कि री इन्फेक्टेड हो गया, बल्कि री इन्फेक्टेड नहीं हुए है। री इन्फेक्शन इज नॉट द लॉ, इट इज नॉट द रूल। सर अभी ये ज्वलंत क्वेश्चन है सर, ये जिन व्यक्तियों को कोरोना इन्फेक्शन से डेथ होती है, क्या उनके डेथ सर्टिफिकेट में कोविड-19 या कोरोना का कोई जिक्र होता है क्या? कुछ दिन पूर्व पॉलिटिशियन प्रकाश अंबेडकर जी ने गवर्नमेंट से इस विषय पर चैलेंज किया था कि इस विषय पर आप अपनी जानकारी दें, तथा मरीजों के पोस्टमार्टम होते हैं क्या, इसके बारे में बताएं। मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूंगा। जो प्रोसेस अपने कामगांव में फॉलो हो रही है, ये क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है। आजकल जो ऑटोप्सी हो रही है, दैट इज अ वर्बल ऑटोप्सी। देयर इज नो एग्जैक्ट, मतलब कोविड से डेथ होती है तो उनका एग्जैक्ट पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, सिर्फ वर्बल ऑटोप्सी करते हैं उनकी, और वर्बल ऑटोप्सी से ही रिजल्ट देते हैं। और डेफिनेटली अपने खामगांव सेंटर में मैंने खुद ने जो डेथ सर्टिफाई की है, मैंने अभी तक कम से कम 21 कोरोना ड्यूटी कर चुका हूँ 21 डेज तक। तो 7-7 दिन की मेरी 3 ड्यूटी लगी है, उसमें मेरे खामगांव में लगभग 4 से 5 डेथ सर्टिफाई मैंने खुद ने करे हैं, और सब पे डेथ सर्टिफाई पे लिखा है कोविड पॉजिटिव। उनका डेफिनेटली जो मंत्री सर ने जो डायग्नोसिस दिया है, इट्स एक्यूट मैनेजेबल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अलोंग विद कोविड पॉजिटिव, यही मैंने डायग्नोसिस तीनों चारों पेशेंट में डाल के डेथ सर्टिफाई किया है। और ऑटोप्सी नहीं हो रही है उनकी, वर्बल ऑटोप्सी करके ही डेथ सर्टिफिकेट करा है। और जो अभी खामगांव बोलो या अपने बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम वो वही लोगों का कर रहे हैं जो कि नॉन कोविड है। ये ऊपर से गाइडलाइंस है। एंड की तरफ बढ़ते हुए हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चंस और हैं सर। पोस्ट कोविड इफेक्ट के बारे में एक समाचार में ये पाया गया है कि जो पेशेंट नेगेटिव होने के बाद भी लंग्स काफी हद तक डैमेज हो जाते हैं, तो इस बारे में आपके क्या विचार? मंत्री सर ने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि इसके बाद में जो है पोस्ट कोविड क्लिनिक्स जो है वो ओपन होने चालू हो गए। रीजन बीइंग कि इट इज कॉजिंग सम अमाउंट ऑफ परमानेंट डैमेज टू लंग्स एंड lungs, it is also affecting like our circulatory system, मतलब हमारे बॉडी में वो क्लॉट्स बना के जो है अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस भी कर रहा है, जैसे पैरालिसिस हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो ये कोरोना से संक्रमित होने के बाद जो है ये अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस सामने आ रहे हैं, और इनको हैंडल करना जो है वो काफी टफ जॉब है एज कम्पेयर टू, मैं कहूँगा कि कोरोना से भी ज्यादा, क्योंकि ये किस में होगा क्या होगा, क्योंकि इसमें यंग पेशेंट्स में भी क्लॉट फॉर्मेशन हो सकते हैं, ओल्ड में तो रिस्क ज्यादा ही रहती है क्योंकि उनको साथ में मल्टीपल इलनेस भी होते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज। तो ये ओल्ड एज में जो है ये
लंग्स के प्रॉब्लम भी ज्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली इससे लंग का कैपेसिटी भी कम होता है और ओवरऑल जो कॉम्प्लिकेशंस के रेट है वो बढ़ जाते हैं कोरोना के बाद। At last but not the least, I would like to ask you, पूरी दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है, so इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? देखो वैक्सीन तो लग रहा है हमको इन साइट है, मतलब हमारे नजर के सामने ही है, लेकिन अभी भी थोड़ी दूर ही है। मोर और लेस सभी वैक्सीन, करीबन 150 वैक्सीन पे अभी काम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो 150 वैक्सीन जो बन रही है, अब एक्चुअल में होता क्या है गड़बड़ सबसे बड़ी कि ये वायरस जो है ना, इसके 6 एंटीजन है। एंटीजन मतलब इसके पास में 6 शक्तियां है। अब उनके खिलाफ हमको वैक्सीन बनाने हैं, तो एक साथ 6 के खिलाफ बन नहीं सकती वैक्सीन, 1 के खिलाफ, 2 के खिलाफ या 3 के खिलाफ बस मैक्सिमम। तो ये जो बन रही है ना वैक्सीन, अभी कितने इफेक्टिव रहेंगे और कौन से एरिया में कौन से वायरस का कौन सा एंटीजन काम कर रहा है, इसके ऊपर सारा खेल निर्भर करेगा। तो हो सकता है कि हमारे पास में जैसे अभी फिलहाल में 3 एंटीजन काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, अभी तीनों को मार सके एंटीजन को, ऐसा वैक्सीन बनना इतना आसान भी काम नहीं रहेगा। और अभी सबके ट्रायल ना 3rd फेज में चल रहे हैं, फेज 3। अब बीच में न्यूज आई थी कि रशिया के पुतिन ने भी अपनी बेटियों को दोनों को लगवा दिया वैक्सीन। एक्चुअली वैक्सीन लगवाया बोले तो वो टेस्टिंग वाला पार्ट था, वो फेज 3 में थे। तो अभी फेज 3 की रिपोर्ट आने के लिए कम से कम 3 महीने का समय है। 3 महीने के बाद में उसका मेटा एनालिसिस होगा, उसके लिए 1 महीना 1.5 महीना जाएगा। तो करीबन 4-4.5 महीने के बाद में हम लोग को शायद कुछ वैक्सीन इनमें से ऐसे मिले कि जो हमारे लिए इफेक्टिव रहे। ठीक है, तो ये वैक्सीन आए भी तो जनवरी फरवरी के पहले नहीं आने वाले कहीं पे भी। तो ये जनवरी फरवरी के बाद में आते भी है, तो कौन से देश में कौन सा वैक्सीन जाएगा और कितना इफेक्टिव रहेगा, इसके भी तो कुछ अनुमान बनाने पड़ेंगे। और वही वैक्सीन फिर हमको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो हमारे जैसे कॉमन मैन तक पहुंचने के लिए और कुछ महीनों का समय लगेगा, क्योंकि एक दिन में कोई भी मशीन, कोई भी कंपनी ज्यादा से ज्यादा 10 लाख वैक्सीन बना सकती है। हमारे पास में 1400 लाख लोगों की जनसंख्या है, तो डेफिनेटली इतने लोगों तक पहुंचना आसान नहीं रहेगा, इसलिए काफी वक्त लगेगा हमको। और वैक्सीन देने के बाद भी कम से कम 30 डेज to 36 डेज का टाइम लगेगा जब हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगी। यानी हमको अगर अगले जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अगर वैक्सीन आती भी है, तो हमको वो लगने के बाद भी महीना 1.5 महीना और इंतजार करना है। यूँ समझ लो अगली दिवाली तक हमको अपने आप को बचाए रखना है वैक्सीन का मजा लेने के लिए। तो कोशिश करो सब लोग कि तब तक हम लोग ऐसे ही मिलते रहे, जूम पर बचते रहे इस वायरस से। सर, आज के पैनल डिस्कशन का निष्कर्ष, एक होम मैसेज हमारे रोटरियन के लिए क्या देना चाहेंगे? मैं पहले डॉक्टर आनंद राठी से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर आनंद, शायद उनका कैमरा ऑफ है। गौरव सर। गौरव मैं टेक होम मैसेज ये देना चाहूंगा कि लोग जो कोरोना के, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क दिए थे वही बोलना चाहूंगा कि लोग जितना फ्रीली समझ रहे कि कोरोना खत्म हो गया है या कोरोना से डरना बंद कर दिया है, ऐसा ना करे। जितना प्रिकॉशन पहले ले रहे थे, जो मार्च अप्रैल में अपन ले रहे थे, वही सब प्रिकॉशन अभी भी बनाए रखे। केसेस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं और इसलिए प्रिकॉशन बेसिस ज्यादा मेंटेन रखे, तो शायद अपनी फैमिली को आप प्रोटेक्ट कर सको। मेरे तरफ से यही मैसेज दूंगा। थैंक यू सर। पंकज सर। हाँ, मैं कंक्लूड करने के पहले ना 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ जो मैंने अभी शाम को बैठ के रची है, थोड़ा आनंद लीजिए। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि बोल ना पाऊं ऐसे वचन, बोल ना पाऊं ऐसे वचन मुंह में ना आए, सुन ना पाऊं ऐसे किसी के बोल मेरे कान में ना आए, सह ना पाऊं ऐसे दुख मेरे भाग्य में ना आए, बच ना पाऊं ऐसा वायरस जिसका नाम कोरोना है मेरी जिंदगी में फिर कभी ना आए। तो मैं सबको सूचित करना चाहता हूँ कि हम लोग ना अलर्ट रहो, अवेयर रहो, स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर। हम लोग ना पूरे जागरूकता से इससे लड़े, पूरी मालूमात के साथ में लड़े और पूरे सस्पिशन के साथ में। हमारा इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ना बहुत हाई रखे। हर बंदे से मिले भी तो ये सोच के भी मिले कि बंदा पॉजिटिव हो सकता है, थोड़ा बचना है। बाकी इसमें बुरा माने नहीं किसी का भी, और किसी को अगर हम बोलते भी है या कोई हमको टोकता भी है कि भैया थोड़ा सा बाजी में हो जाओ या थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, तो सुनने की आदत डाल दो और किसी को सुनाने की भी आदत डाल दो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं एक बात कहना चाहूंगा,
एक बार कुछ नेत्रहीन व्यक्तियों को हाथी के साथ छोड़ दिया गया। कुछ समय बाद जब उन व्यक्तियों को ये पूछा गया कि हाथी कैसा है, तो जो व्यक्ति ने सूंड को छुआ वो कहता है कि ये तो सांप के जैसा है। जिस व्यक्ति ने पैर को छुआ वो कहता है ये तो झाड़ के जैसा है। और जिस व्यक्ति ने उसके पेट को छुआ वो कहता है ये तो दीवार के जैसा है। जिसने दांत को छुआ वो कहता है भाला है। और जिसने कान को छुआ वो कहता है पंखा है, फैन है। इसी प्रकार आज हर व्यक्ति कोरोना को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आज के पैनल डिस्कशन में आप सभी को कोरोना के बारे में जानने में मदद मिली होगी, कोरोना का प्रारूप समझ आया होगा। धन्यवाद। ओवर टू यू विजय भाई। धन्यवाद अभी, धन्यवाद सभी डॉक्टर्स का जिन्होंने इतना अमूल्य समय हमको क्लब को मीटिंग में दिया है। और जरूर हम जो थोड़ा सा प्रिकॉशन के प्रति थोड़ा सा मतलब जिम्मेदारी नहीं कर रहे थे, तो आज वो सब मीटिंग करके हम वापस से जिम्मेदार बनेंगे और वेट को भले घर पे बुलाए लेकिन किडी पार्टी के लिए कुछ दिन और वेट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आउट ऑफ साइंस के लिए रोटेन राजेश धनुका से निवेदन करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही मेरी? आ रही भैया? हाँ, आज की वीकली जूम मीटिंग कोविड-19 का जो पैनल डिस्कशन हुआ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही विस्तार रूप से हुआ है। इस पैनल के अपने क्लब के मेंबर्स रोटेरियन डॉक्टर पंकज मंत्री, इन्होंने बहुत ही विस्तार में अपने को बताया है सब कि एक्यूट मैनेजेबल थम्बो इन्फ्लेमेटरी इसका बीटा नया नाम है। और डॉक्टर रोटेरियन डॉक्टर गौरव गोयनका, वैसे ही रोटेरियन डॉक्टर आनंद राठी, इन्होंने भी काफी डिटेल में सारी विस्तृत जानकारी दी है। मैं इनका रोटरी क्लब की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे ही डॉक्टर अमित ओसवाल, रोटेरियन डॉक्टर अमित ओसवाल और रोटेरियन मोनिका झुंझुनवाला का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। वैसे ही देवेश भाई भगत, इन्होंने यूथ एक्सचेंज के बारे में काफी विस्तृत में जानकारी दी है, उनका भी मैं रोटरी क्लब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही जूम मीटिंग के लिए जो अपने टेक्नीशियन से, ऑपरेटर से और प्रमोटर से, उनका भी मैं रोटरी क्लब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। लेकिन मेरा एक लास्ट में क्वेश्चन है डॉक्टर साहब को कि ये सब ट्रीटमेंट लेने के बाद में पेशेंट को डायबिटिक क्यों होता है, शुगर क्यों बढ़ती है उनकी, ये थोड़ा एक मेरा क्वेश्चन है उनको कि ट्रीटमेंट लेने के बाद में जब पेशेंट 14 दिन बाद घर पे आता है तो उसका शुगर बढ़ जाता है, शुगर लेवल, डायबिटीज। तो ये थोड़ा जानना चाहूंगा मैं उनको। उनसे भैया बताता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है कि ये जो ट्रीटमेंट का पार्ट है ना, इसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। हेलो, अरे हाँ जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है। तो देखिए, अब ये ट्रीटमेंट का जो पार्ट है ना, इसके अंदर स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा रोल है। तो डे 1 से ही स्टेरॉइड चालू कर देने चाहिए, ऐसे अभी नॉर्म्स है। तो ये ना हमारे को लंग फाइब्रोसिस से बचाता है, हमारे लंग्स में परमानेंट डैमेज होने से ये हमको मदद करता है। तो ये बात सर्टन है कि ये जब भी इस्तेमाल होगा स्टेरॉइड, तो ये शुगर बीपी सब बढ़ाएगा। और जिसको ऑलरेडी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसके लिए तो ये डेफिनेटली जरा सा प्रॉब्लम ही बढ़ाएगा। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स जो भी आपको ट्रीट कर रहे हैं ना, वो जानते हैं इस बात को और वो डेफिनेटली इसकी केयर करेंगे। और नहीं भी होता है वहाँ पे उतना केयर करना, तो जब भी आप छुट्टी लेके घर आओगे तो आप अपने अपने फिजिशियन को मिलकर वो मैनेज कर सकते हो। कोई ज्यादा डिफिकल्ट आइटम नहीं है, ये हो जाएगा मैनेज। जी, थैंक यू डॉक्टर। नो, चलो धन्यवाद राजू भाई, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग एडजॉर्न। मीटिंग समाप्ति की घोषणा करते हुए फेलोशिप की ओर जाते हैं। धन्यवाद।